देखो, कार्यपालिका भारत में संसदीय प्रणाली अस्तित्व में है। भारत में संसदीय प्रणाली अस्तित्व में है जो ब्रिटिश विरासत से प्राप्त हुई है। इस संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका प्रमुख का प्रावधान किया गया: संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा का है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से संचालित किए जाते हैं और वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। निर्वाचन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण राष्ट्रपति का पद उस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो उसी स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, इनकम टैक्स से मुक्त है और इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। राष्ट्रपति को उस पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखो, निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र है: न्यूनतम कोटा = दिए गए मतों की संख्या बटे राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों की संख्या +1। या राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1000। संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य: सभी राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य कुल मतों की संख्या, संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1000। देखो, इसमें निर्वाचन के मत का मूल्य हो गया, निर्वाचित के मत का मूल्य हो गया। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या (+1000). देखो, अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक अवधि 12 वर्ष तक। उसके बाद राधा कृष्णन थे, उसके बाद जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, सबसे कम अवधि तक, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। वीवी गिरी जो थे प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। एम हिदायतुल्लाह थे, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे, एम हिदायतुल्लाह। फिर वीवी गिरी आए, एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। फखरुद्दीन अली अहमद थे, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। वीडी जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति। नीलम संजीवा रेड्डी, सबसे कम उम्र के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, 64 वर्ष के थे ये। ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति, 1982 से 1987 में थे ज्ञानी जैल सिंह। आर वेंकट रमन, सर्वाधिक कम उम्र के राष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर KR नारायण,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 2017 में कार्यकाल इनका समाप्त हो गया। रामनाथ कोविंद अभी तक हैं 17 से। शक्ति। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को विविध प्रकार की शक्ति प्राप्त है, जैसे कार्यपालिका शक्ति। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। उसी के नाम से देश की नीति का संचालन होता है। उसमें विशिष्ट पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपाल, राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूतों को नियुक्त पत्र जारी करता है। विधायी शक्तियाँ यह राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। वह संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। नए राज्य के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्णानुमति से संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे लोकसभा के लिए अंगल भारतीय समुदाय से 2 और राज्यसभा के लिए कला और साहित्य, वन विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र और सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में वे अध्यादेश जारी कर सकता है। न्यायिक शक्ति देखो, संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने और उसका विलंबन करने, परिहार करने, कम करने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदंड को माफ़ भी कर सकता है। वह सैन्य प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ़ कर सकता है। उसे अधिकार है कि किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143(1) सैन्य शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने और सैन्य बलों के प्रविस्तारण हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। विवेक शक्तियाँ होंगी। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थिति में उसे अपने विवेक से काम करना होता है। वे स्थितियाँ हैं जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, पदधारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो, यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। आपातकालीन शक्ति। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए विशेष शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। अत्यंतिक वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। निलंबनकारी वीटो। इस वीटो की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद में के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। जेबी वीटो पॉकेट वीटो है। इस वीटो की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात इस वीटो की शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था। महाभियोग। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति को उसकी पद अवधि की समाप्ति के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है। संसद की किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ शुरू की जा सकती है, बशर्ते कि उस पर सदन के 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। आरोपों का अन्वेषण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यदि संसद के दोनों सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए हैं तो राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया हो तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन। संविधान के आर्टिकल 360 इसके अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्ति का प्रयोग कर उसका सामना करने का प्रयास कर सकता है। पद रिक्तियाँ। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में
सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर ही होना जरूरी है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति का पद पुनः निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पद अवधि, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी कौन से हैं? देखो तो संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल का प्रशासन, मुख्यमंत्री, दिल्ली व पुदुचेरी वित्त आयोग, भाषा आयोग आदि। राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत अधिकारी कौन है? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। देखो धन विधेयक अनुच्छेद 110 किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक अनुच्छेद 3। ऐसे विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं, अनुच्छेद 117। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, अनुच्छेद 304। कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिसे राज्य हित प्रभावित होता है तो अनुच्छेद 274। राष्ट्रपति विशिष्ट 13वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1959 की ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण के आवास पर खुला मतदान हुआ था जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी को पराजित किया था। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, एम हिदायतुल्लाह वीवी गिरी के त्यागपत्र के कारण एवं बीडी जत्ती ने फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण कार्य किया था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिनों तक कार्य किया था। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव संपन्न हुए हैं। अतः श्री प्रणब मुखर्जी क्रमांक के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति थे किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, अतः व्यक्ति के क्रम में के अनुसार ये 13वें राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी यदि लिया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। भारतीय गणतंत्र में 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर यानी 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति भी थे। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, 1950 ईस्वी तक उसे वायसराय हाउस कहा जाता था। तो प्रेसिडेंट हाउस जो है राष्ट्रपति भवन, सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन पहले प्रेसिडेंट वायसराय हाउस कहा जाता था जिसका डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था।
भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है और 1950 ईस्वी तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसका डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इन उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और अन्य राज्यपालों को कई उन्नति और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान कोई भी दंडानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग न तो संस्थित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पद अवधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका जारी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति डिस्क्रिशनरी पावर। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 74 में संशोधन कर ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन कर ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में पुनः संशोधन कर ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए वह बाध्य है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है और इसी कारण वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रपति के कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख और कठपुतली और राष्ट्रपति और रबड़ की मुहर रबड़ स्टंप की संज्ञा प्रदान करते हैं। कुछ संविधान विशेषज्ञ जो है राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कठपुतली राष्ट्रपति और रबर की मुहर रबर स्टंप की संज्ञा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है और न मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकती है न मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है। इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को स्पष्टतः कोई विवेकीय शक्ति प्रदान नहीं करती है, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है और सामान्यतः ऐसे दल गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जो उसकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है, किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है और उसके विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित हो तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है ठीक है, तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में जब मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया किंतु त्यागपत्र देने को तैयार न हो तो राष्ट्रपति स्व विवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह को अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों के सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है तब भी वह अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वयं विवेक से ही विधेयक पर अनुमति न देने और पुनर्विचार हेतु वापस न भेजने का निर्णय करता है। राष्ट्रपति
अनुच्छेद 82 के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की यह शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की अधिकृत अग्रता अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद है। उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो से कम न हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? देखो 63। भारत का उपराष्ट्रपति 64। उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। 65। उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना। 66वां उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन और 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाए गए निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाए गए निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। भारत में उपराष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उपराष्ट्रपति, तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसकी पदावधि 1952 से 62 तक रही। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राज्यपाल थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राज्यपाल थे और 1897 से 1959 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी जो थे बीबी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और गोपाल स्वरूप पाठक जो है वो राष्ट्रपति नहीं थे। बीडी जत्ती जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। हामिद अंसारी राजदूत थे। ठीक है, राजदूत थे और फिर राष्ट्रपति बन गए। हामिद अंसारी फॉरेन ऑफिसर थे, IFS थे। डॉक्टर हामिद अंसारी राजदूत थे। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। KR नारायण राजदूत थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर वेंकटरमन केंद्रीय मंत्री थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश थे। उसके वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री थे और 2005 देखो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। वेतन और भत्ते देखो, वर्तमान समय में राष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। कार्य का अधिकार देखो, भारतीय संविधान में सामान्य स्थिति में कोई कार्य या दायित्व उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपा गया है। संविधान का अनुच्छेद 65 असामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य अधिकार सौंपा गया है। असामान्य स्थिति का अर्थ है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अस्वस्थ है या अन्य किसी कारण से अपने दायित्व निर्वहन करने में असक्षम है या किसी पदच्युति में हो गई है, उसे पद त्याग कर दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो अनुच्छेद 64 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़े कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। यह स्थिति भारत में देखने तब आई जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था और क्रमशः उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और उपराष्ट्रपति बेडी जत्ती ने राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाया था। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। पदच्युति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67, 68 और 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति को ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया और जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो।
प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के प्रावधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, परंतु वास्तविक सत्ताधारी के तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख होता है। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं विवेक के प्रयोग से की जाती है। देखो, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति की अनुशंसा राष्ट्रपति को की जाती है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होने के कारण ये लोकसभा में शासन की प्रमुख नीति और कार्यों की घोषणा करता है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है और देश की वित्त व्यवस्था और वार्षिक बजट निर्धारित करने की भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। शासकीय विधेयक को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है और अपने दल में अनुशासन और एकता कायम रखने और दल की नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश जारी करता है। ये किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। इसके द्वारा मंत्रियों के बीच मंत्रालय का आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार ये प्रशासन तथा विधान संबंधी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी तथा भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष और अन्य सदस्यगण आदि की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियों की स्वीकृति भी वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियों की स्वीकृति भी वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। प्रधानमंत्री का स्मरणीय तक देखो, प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे 1947 से 1964 तक। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो 1966 से 1977 तक रही। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह 89-90 में। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। विशिष्ट तथ्य है कि भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उसकी पद अवधि के दौरान हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह और HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विधानसभा विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री भी थी। राजकुमारी अमृत कौर। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो था वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में उपबंध को जोड़कर ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, सबसे लंबा कार्यकाल। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, इंदिरा गांधी 1967-66 से 77 तक, और मोरारजी देसाई 77 से 79 तक, और चरण सिंह जो थे वो 1979 से 80 तक। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी 1980-84, राजीव गांधी 1984-89, बीपी सिंह 1989-90। अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री बीपी सिंह। चंद्रशेखर आजाद 1990-91, बीपी नरसिम्हा राव एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, 1991-96। अटल बिहारी वाजपेयी 16 से 28 मई 1996, सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का। HD देवगौड़ा 96 से 97, एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 4 से 14, 26 मई 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी। गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। उप प्रधानमंत्री। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है। अब तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, जो 1947 से 1950 ईस्वी तक इस पद पर रहे। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के पद दूसरे स्थान पर होता है। इसे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा भी कहा जाता है। उप प्रधानमंत्री की कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति से में उसके सभी संपादित कार्यों को करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात उप प्रधानमंत्री इसका पद ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात मंत्रिपरिषद का विघटन कर दिया जाता है। अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है, किंतु अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है, जिसका कारण है कि 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को नियुक्त किया था। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को प्रधानमंत्री। चौधरी देवीलाल को 2 बार बीपी सिंह चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखो, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, 1947 से 1950 तक रहे। मोरारजी देसाई जो थे वो 67 से लेकर 59 तक रहे। जगजीवन राम जो थे वो 79 से 79 तक रहे। चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ थे, इन्होंने 79 से 79 ही तक रहे। ये भी बीबी चौहान रहे 79 से 80, चौधरी देवीलाल रहे 89 से 90, चौधरी देवीलाल रहे 90 से 91, लाल कृष्ण आडवाणी रहे 2002 से 2004 तक। वाह, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, वही ना, 2002 से 2004 तक। मंत्रिपरिषद। देखो, मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वहन में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के सह प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। केंद्र राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12% निर्धारित की गई है। संवैधानिक रूप से देश की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में समाहित है, किंतु उसकी समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित करती है। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपतियों को मंत्रियों के नामों की सूची भेजता है, उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री सह मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संघ की विधायिका के सदस्य हों। कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के भी मंत्री बन सकता है, किंतु उसे 6 माह के अंदर सदस्य के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी और उससे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।
भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के सदस्य होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को समस्त शक्तियां प्राप्त है, किंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 50 से 70 मंत्री तक शामिल होते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा और बढ़ा सकता है। मंत्रिमंडल हो गया, यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द का स्थान नहीं दिया गया। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की ही शक्ति का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए वह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है, निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। वह मंत्रिपरिषद से आकार में छोटा निकाय है, उसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रियों के प्रकार देखो, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का समूह हो गया, भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीति का संचालन करती है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब हम इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है। आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्रियों का हस्ताक्षर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री उन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं देता। इस राज्य मंत्री की श्रेणी क्या है? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उप मंत्री कनिष्ठ जूनियर मंत्री होते हैं। ठीक है, उप मंत्री जो है कि जूनियर मंत्री होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन काम करते हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है एवं मंत्रिमंडल छोटा। मंत्रिपरिषद बड़ी होती है आकार में और मंत्रिमंडल होता है छोटा होता है, किंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। देखो, इसमें अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अतः मंत्रिपरिषद किसी एक सदस्य के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में काम करती है तथा सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री चाहे जिस भी सदन में हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में काम करती है। इसकी बैठक प्राय सप्ताह में एक बार होती है। वैसे प्रधानमंत्री जब चाहे बुला सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है तथा इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए कोई कोरम नहीं होता, न्यूनतम उपस्थिति सदस्य संख्या नहीं होती। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट की प्रत्येक मामले पर निर्णय लेता है। प्राय सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं और मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों से संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वप्रथम 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और के.सी. नियोगी ने तथा उसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णय से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। मथाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और के.सी. नियोगी ने, इसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णय से मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। देखो, संघीय संसद हो गया। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। राज्यसभा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसके सदस्य की वर्तमान संख्या 245 हो सकती है।
233 सदस्यों का चुनाव 29 राज्यों और 233 सदस्य का चुनाव जो है वो 29 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखता हो। राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। यह अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके साथ एक नए सदस्य स्थान ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य की अनिवार्य योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल, दिवालिया ना हो, वह राज्य का वह प्रतिनिधित्व पाना चाहता है, उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का वह मतदाता हो। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य में से एक सभापति का निर्वाचन किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति व उपसभापति पदस्थापित के कर्तव्यों का पालन किया जाता है। राज्यसभा की शक्तियां व कार्य क्या है? राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, संसद का अभिन्न अंग होने के कारण बिना इसकी सहमति की कोई विधेयक नहीं बनाती है। केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। राज्यसभा ने अपने इस अधिकार का प्रयोग अब तक 1952 से 1986 तक किया है। वे लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती है। वे लोकसभा के साथ मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू करना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा से मिलकर करती है। वेतन देखो, महत्वपूर्ण पदाधिकारी और उनका वेतन देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपया सालाना मंथली है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये महीना है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया महीना है। प्रधानमंत्री का वेतन जो है 1,60,000 रुपया है। प्रधानमंत्री का वेतन जो है 1,60,000 रुपया है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जो है वो है 1,25,000 रुपया। राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख रुपया है। बताओ, 3,50,000 रुपया है। प्रधानमंत्री का 1,60,000 रुपया वेतन है। लोकसभा अध्यक्ष का 1,25,000 वेतन है। राज्यपाल का 3,50,000 वेतन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 वेतन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 वेतन है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 वेतन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 वेतन है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 वेतन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000 है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 2,50,000 वेतन है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,25,000 है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 2,50,000। महान्यायवादी 2,50,000। 4 जुलाई 2078 कैबिनेट द्वारा अनुमोदित था। सबका है 2,50,000 भाई। भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार क्या? संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो निम्न है। सदन द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत उन्हें सदन में भाषण, न्यायालय और न्यायाधीशों की पूर्ण स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के व्यवहार के अतिरिक्त सदस्य को दीवानी मामले में सदन की बैठक के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये सुविधा उन्हें फौजदारी मामले तक निवारक निरोधक प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिनियम के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। संसद की किसी भी सदन के आदेशानुसार छापी हुई किसी रिपोर्ट, पर्ची अथवा कार्यवाही के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सदन की अनुमति के बिना संसद के अधिवेशन के दौरान किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी सूचना के 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है। वह पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है और वोट देने नहीं जाता है। वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिससे टिकट से वह सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था।
वो संसद का सत्र हो गया। भारतीय संविधान की व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बजट सत्र, इस सत्र के दौरान आय बजट प्रस्तुत और पारित किया जाता है। ये सत्र फरवरी में मई तक चलता है। मानसून सत्र की कार्यावधि जुलाई से अगस्त माह तक होती है। शीतकाल सत्र सबसे कम समय की कार्यावधि है, जो नवंबर से दिसंबर तक होती है। ठीक है ना। शीतकाल सत्र जो कम होता है। संसद के अंग कौन कौन है? राष्ट्रपति है, ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी इसकी भूमिका होती है। हाउस ऑफ पीपल्स, लोकसभा, ये प्रथम और निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, द्वितीय और उच्च सदन है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों संसद के भाग हैं। लोकसभा की संरचना देखो। उस भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जनता के प्रतिनिधि से होता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। अनेक प्रसंगों में संसद का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है। लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है। 31वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी। 547 सदस्यों में से 545 सदस्य के निर्वाचन एवं एक अंगल भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्य के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की व्यवस्था की गई। परंतु अब गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और इसमें अधिकतम सदस्य 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकेंगे। राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं। राज्यों तथा राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में यथासाध्य एक समान रखा जाएगा, इसलिए राज्यों को स्थान आवंटित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथावत एक समान हो, किंतु ये उपबंध किसी राज्य पर तभी लागू होगा जब उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक हो। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित सदस्यों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य के यथासंभव एक समान हो। अनुच्छेद 81(2) देखो। परिसीमन आयोग, डेलिमिनेशन कमीशन। संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लोकसभा में सदस्य और राज्य संघ क्षेत्र में के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करेगा। देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में से इस तरह से विभाजित करना कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देश के सभी नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए निश्चित किया गया था कि वर्ष 2000 तक के निर्वाचित क्षेत्र वहीं रहेंगे जो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कुल